हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण खबरों पर। जो भी खबरें आपके पत्र पत्रिकाओं में रही, विभिन्न वेबसाइटों से ली गई है, चाहे पीआईबी हो, एएनआई हो, डीडी न्यूज हो, दैनिक जागरण हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, जनसत्ता हो, सभी के महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट खबरें होती है यहां पर कवर करने का प्रयास किया गया है। इस वीडियो का जो फॉर्मेट होता है मैं आपको डेली बताता हूं कि क्या क्या फायदा आपको मिल सकता है इस वीडियो से। यहां पर आपको प्रीलिम्स के फैक्ट भी मिल जाएंगे इसी वीडियो में, और साथ ही साथ मुख्य एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण डाटा हो सकता है वो भी आपको इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिवस से स्टार्ट करते हैं। किस दिवस मतलब जो दिन होते हैं, जिस दिन का वीडियो होता है उस दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस पड़ता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं जो 30 जनवरी का दिन है इसको शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी की शहादत हुई थी इसी दिन। देखा जाए तो 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नाथूराम गोडसे ने इसी दिन बापू की हत्या कर दी थी। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो यहीं पर जो 30 जनवरी का दिन है ना, इसको विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी का दिन। यहां पर जान ले तो भारत में विश्व कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को महात्मा गांधी के स्मारक के रूप में मनाया जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय दिवस कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का सम्मान करने, इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कुष्ठ रोग से संबंधित कलंक और भेदभाव को समाप्त करने का एक अवसर के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहीं पर सबसे बड़ी बात क्या है, इसका थीम क्या है इस बार का 2025 में जो विश्व कुष्ठ दिवस है ना, इसका थीम महत्वपूर्ण हो जाता है। एकजुट हो जाओ, काम करो, समाप्त करो, ये इसका थीम है। ठीक है, ये इसका थीम है वर्ष 2025 में जो विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या है, परीक्षा में आपसे पूछ ले हिंदी में, तो आप यहां पे टिक करके आइएगा। यूनाइट, ठीक है, एक्ट एंड एलिमिनेट। इंग्लिश में अगर जो पूछता है, इंग्लिश में लिखा रहता है तो यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट इसका थीम होगा। हिंदी में दिया रहता है तो एकजुट हो जाओ, काम करो, समाप्त करो। अब आते हैं हम अपने महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन सी खबर आपके पत्र पत्रिकाओं में रही जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025। अब यहां पर देखें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 जनवरी 2025 को हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री में 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सरस्वती समारोह, ठीक है, सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, हरियाणा के यमुनानगर जिले में किया गया है। यमुनानगर में पड़ता है आदि बद्री, जो सरस्वती के जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, अब वहीं पर किसके द्वारा किया गया, नायब सिंह सैनी के द्वारा किया गया, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। कब किया गया, 29 जनवरी 2025 को किया गया। और यह समारोह कितने दिनों तक चलेगा, यह 7 दिवसीय समारोह है, 7 दिन तक चलेगा। ठीक है, महोत्सव के बारे में बात कर ले तो महोत्सव 4 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा, जिसके दौरान विभिन्न सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, हरियाणा के यमुनानगर जिले में किया गया था। अगली खबर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए तो एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करते चले गए। जैसे जो माउंट डेनाली था, माउंट डेनाली का नाम बदल के उन्होंने एक ही झटके में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, और उसके बाद माउंट डेनाली का नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया, माउंट मैकिनले हो गया। ठीक है, 2015 में माउंट मैकिनले को माउंट डेनाली के नाम से जाना जाना स्टार्ट किया गया था, लेकिन 2015 के बाद से एक बार फिर देखा जाए तो माउंट डेनाली जो था, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का में पड़ती है, उस अलास्का की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट डेनाली के नाम से जाना जाता था, उसका नाम फिर से डोनाल्ड ट्रंप आते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक साइन के बाद उसका नाम परिवर्तित करके माउंट मैकिनले कर देते हैं। उसी प्रकार देखा जाए जिसको आप अभी तक गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानते थे, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको अब गल्फ ऑफ अमेरिका कहलाएगा, और गूगल मैप पर दर्शाना भी स्टार्ट कर दिया है। देखें यहां पर खबर क्या है, गूगल मैप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करने की पुष्टि की है, लेकिन यह बदलाव सिर्फ अमेरिका में ही लागू होगा। खास बात क्या है कि गूगल मैप जो है, जब आप गूगल मैप में अगर जो अमेरिका में सर्च करेंगे तो जो गल्फ ऑफ मैक्सिको था वो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाएगा। यह बदलाव सिर्फ अमेरिका में लागू होगा। मैक्सिको में यह नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको ही रहेगा, मतलब अगर आप मैक्सिको में रहकर सर्च कर रहे हैं तो गल्फ ऑफ मैक्सिको ही दिखेगा। ठीक है, जबकि अन्य देशों से आप सर्च करेंगे तो दोनों नाम दिखाई देगा, मतलब गल्फ ऑफ मैक्सिको भी दिखाई देगा, गल्फ ऑफ अमेरिका भी दिखाई देगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं हिपोक्रेसी। ठीक है, चलो, तो ये थी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट खबर। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अगली खबर देखें, यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2025 जो है ना, इसको यूएई के द्वारा समुदाय का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया गया है। यहां पर परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान जो है, इनके द्वारा 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया गया है। ठीक है, ईयर ऑफ कम्युनिटी के रूप में वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। और इस दौरान एक अभियान भी लॉन्च किया गया। अभियान का नारा क्या था? हैंड इन हैंड। ठीक है, जो अभियान है, इस अभियान का नारा क्या है? हैंड इन हैंड रखा जाएगा, जो समाज में एकता और समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रतीक है। जो हैंड इन हैंड है, ये समाज में एकता और समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रतीक माना जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं, ये है यूएई के राष्ट्रपति। ठीक है, इनका नाम क्या है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान इनका नाम है। ठीक है, इनके द्वारा समुदाय का वर्ष, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकता है कि हाल ही में किसके द्वारा वर्ष 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी या समुदाय का वर्ष घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन दे देगा, WHO, UN, अमेरिका या यूएई। ठीक है, तो वहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है? यूएई ने घोषित किया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो दिवस होते हैं ना, जो वर्ष होते हैं, ईयर होते हैं, दिवस होते हैं, ये सब परीक्षा में घुमा के आपसे पूछता ही है, डायरेक्टली पूछ लेता है, इस वजह से याद रखना। अगली खबर देखें, डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी। अभी आप जानते हैं जो असम की राजधानी है गुवाहाटी है, लेकिन गुवाहाटी के बाद में अगर जो देखा जाए तो डिब्रूगढ़ होगा, यह असम की दूसरी राजधानी होगी। अब यहां पर देखा जाए तो असम सरकार का यह कदम प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। मतलब कहा जा रहा है कि असम सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो डिब्रूगढ़ है, इसको दूसरी राजधानी बनाने का, यह प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने से पूर्वी असम के विकास की गति मिलेगी और क्षेत्रीय संतुलन स्थापित होगा। ठीक है, अगर जो आप गुवाहाटी देखें, ठीक है, असम का एरिया अगर जो आप देखें तो असम का एरिया कुछ इस तरीके से पड़ता है, और गुवाहाटी यहां इस क्षेत्र में पड़ता है। तो यहां जो ये क्षेत्र है ना, ये अछूता रह जाता है, ज्यादातर विकास की दौड़ में पीछा रह जाता है। लेकिन जब डिब्रूगढ़ राजधानी हो जाएगी दूसरी, तो डिब्रूगढ़ ऐसे यहां पे पड़ता है, तो डिब्रूगढ़ की राजधानी, जब डिब्रूगढ़ असम की दूसरी राजधानी बनेगी, उससे क्या होगा कि पूर्वी असम का भी विकास होगा और क्षेत्रीय संतुलन भी स्थापित होगा। वही बात यहां पे कही जा रही है कि डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने से पूर्वी असम के विकास को गति मिलेगी, साथ ही साथ क्षेत्रीय संतुलन भी स्थापित होगा। आगे बात करें, तेजपुर को सांस्कृतिक राजधानी और सिलचर में सचिवालय स्थापित करने का निर्णय भी राज्य में समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा। अब यहां पर और निर्णय क्या क्या लिए गए हैं? डिब्रूगढ़ तो दूसरी राजधानी होगी ही होगी, साथ साथ जो तेजपुर है ना, ठीक है, तेजपुर, अब तेजपुर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही साथ जो सिलचर है, यहां पर सचिवालय की स्थापना भी की जाएगी, सिलचर में सचिवालय स्थापित किया जाएगा। तो इससे होगा क्या? इस निर्णय के बाद राज्य का समावेशी विकास भी सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अब डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी बनाने के संभावित लाभ क्या है? क्या लाभ होगा अगर जो कोई राजधानी या परिवर्तन, जैसे उत्तर प्रदेश है ना, तो उत्तर प्रदेश को अक्सर ये कहा जाता है कि 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। क्या लाभ हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर जब आप डिब्रूगढ़ के बारे में जानेंगे तो आप कुछ आइडिया मिल सकता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर जो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप क्या संभावित लाभ लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रशासनिक संतुलन हेडिंग हो जाएगा आपका। प्रशासनिक संतुलन में क्या क्या चीजें हो सकती है? ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी के बीच संतुलन बनेगा, जिससे पूरे राज्य में प्रशासनिक पहुंच बेहतर होगी। अब इसी को अगर जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिखना हो तो एक हेडिंग होगी प्रशासनिक संतुलन। ठीक है, जैसे पूर्वांचल का क्षेत्र है, पश्चिमांचल का क्षेत्र है, उसके बाद देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्र है, और देखा जाए तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। जो लखनऊ है राजधानी होने के साथ, तो लखनऊ जब राजधानी है तो अगर जो देखा जाए तो सहारनपुर, मुरादाबाद से लखनऊ बहुत दूर पड़ जाता है। उसी की तरह अगर जो देखा जाए तो इधर अगर जो देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में, यहां से भी काफी दूरी पड़ती है। तो इसी कारण कहा जाता है अक्सर कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कर दिया जाए। हालांकि देखा जाए तो प्रशासनिक संतुलन यहां पर स्थापित होगा। जो डिब्रूगढ़ के 2 राजधानियां बनेंगी, मतलब डिब्रूगढ़ जो है दूसरी राजधानी असम की बनेगी। इसी संदर्भ में आप यूपी को भी देख सकते हैं। सबसे पहला हेडिंग प्रशासनिक संतुलन। अगली हेडिंग हो जाएगी आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसे होगा असम का? बुनियादी ढांचे के विकास और सरकारी संस्थानों की स्थापना में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जब सरकारी संस्थान स्थापित होंगे तो इससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन और निवेश अगली हेडिंग हो जाएगी। तीसरी हेडिंग देख लेते हैं, बेहतर कनेक्टिविटी और सरकारी उपस्थिति से पर्यटन और निवेश में वृद्धि होगी। अब यहां पर चौथा पॉइंट देख लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, राजनीतिक भागीदारी। अब यहां पर राजनीतिक भागीदारी के बारे में बात कर ले तो राज्य के विभिन्न हिस्सों की समस्याओं और जरूरतों की सीधे विधानसभा में प्रस्तुत करने की सुविधा हो जाएगी इससे। ठीक है, जो स्थानीय जरूरतें होती हैं सीधे विधानसभा में प्रस्तुत करने की जो सुविधा है वो प्राप्त हो जाएगी जब डिब्रूगढ़ की दूसरी राजधानी बनाने के संभावित लाभ ये हो सकते हैं। ठीक है, ये संभावित लाभ यहाँ पर मैंने स्वयं लिखे हैं, ये लाभ हो सकते हैं।
अब इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की 2 राजधानियां हो जाए तो ऐसे भी जो संभावित लाभ हो सकते हैं, या ऐसा प्रश्न आपसे अगर जो इंटरव्यू में पूछ ले तो क्या क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, वहां पर आप इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं। आगे देखें, त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार है वो त्रिनिदाद और टोबैगो की जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उनको प्रदान किया गया है। और ये जो त्रिनिदाद और टोबैगो ये जो देश है, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश है, यहां अगर जब हम बात करें तो जो यहाँ की राष्ट्रपति है वो जब उड़ीसा में आयोजित किया गया था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस, उस दौरान ये मुख्य अतिथि के रूप में वर्चुअल संबोधन इन्होंने दिया था। ठीक है, अब यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस की बात कर ले तो 8 से 10 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया था। कहां पर? भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। 18वां संस्करण था, इस बार आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह जो उद्घाटन समारोह था उसका उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। वहीं पर क्रिस्टीना कार्ल कंगालू जो थी उनके द्वारा वर्चुअल संबोधन दिया गया था, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। और जो समापन समारोह था, समापन समारोह के दौरान जो भाषण था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया था। और इसी के साथ जो समापन था वो 10 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समाप्त हो गया था। तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं 18 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीना कार्ल कंगालू। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। सार्वजनिक सेवा एवं भारत को वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में, ठीक है, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, किस लिए सम्मानित किया गया है ये आप जाने रहिए। और ये कहां की राष्ट्रपति है? त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति है। नाम क्या है? क्रिस्टीना कार्ला कंगालू इनका नाम है। 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच में जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। ठीक है, ये खबर हो गई। अगली खबर क्या है? भारत में 4 शहरों में परमाणु घड़ियां स्थापित, भारत की 4 शहरों में परमाणु घड़ियां स्थापित की गई हैं। देख लेते हैं 4 शहरों का नाम। अहमदाबाद, बेंगलुरु, ठीक है, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। यानी कि अगर राज्यों में देखा जाए तो गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा और असम में परमाणु घड़ियों की स्थापना एक बड़ी वैज्ञानिक एवं रणनीतिक उपलब्धि है। इन 4 शहरों में स्थापित किया गया है। आगे बात करें, इससे देश का खुद का सटीक समय नेटवर्क विकसित होगा। जैसा मैंने आपको बताया ना इसके पिछले वीडियो में, एक देश एक समय की बात मैंने की थी, उस तरीके से अगर जो देखा जाए तो पूरे देश में जो सटीक समय नेटवर्क है उसको स्थापित करने में इन परमाणु घड़ियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। ये परमाणु घड़ियां कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे देश के खुद के सटीक समय नेटवर्क विकसित करने में मदद मिलेगी, जो कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फायदेमंद होगा। ये पहल भारत को स्वदेशी समय और नेविगेशन क्षमता में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, जो नेविगेशन, जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है उसमें आत्मनिर्भर बनाने में जो भारत की परमाणु घड़ियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। अब परियोजना के प्रमुख लाभ क्या होंगे? अब यहां पर 4-5 लाभ दे रखे हैं, वो लाभ भी देख लेते हैं। तो स्वदेशी समय प्रबंधन होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या होगा इससे। स्वदेशी समय प्रबंधन होगा। भारत अपनी खुद की समय सेवा विकसित करेगा और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता इससे कम होगी, जिससे आत्मनिर्भर भारत की ओर भी एक कदम बढ़ाया जा सकेगा। सटीक नेविगेशन सिस्टम, अब यहां पर देखा जाए तो इन घड़ियों को नाविक, जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है ना, नाविक, जैसे जीपीएस है तो जीपीएस की तरह ही नाविक है, नाविक प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे जीपीएस से भी अधिक सटीक नेविगेशन संभव होगा। आगे देखें, सुरक्षा एवं रक्षा, सैन्य एवं रक्षा प्रणालियों के लिए सटीक समय प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, जिससे भारत की साइबर सुरक्षा और सामरिक क्षमता मजबूत होगी जब भारत परमाणु घड़ियों के माध्यम से अपना समय विकसित कर लेगा। ठीक है, आगे देखें, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास में भी योगदान देगा, लाभ होगा इससे। टेलीकॉम, बैंकिंग, स्टॉक मार्केट और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में बेहतर समय समन्वय मिलेगा इसके माध्यम से। साथ ही साथ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की भूमिका इसमें क्या होगी? तो फरीदाबाद स्थित एनपीएल इस प्रणाली को एकीकृत करेगा, जिससे भारत के समय मापन में वैश्विक स्तर पर सटीकता आएगी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो जो परमाणु घड़ियां हैं, परमाणु घड़ियों के विकास में देखा जाए तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की भूमिका क्या है? ये फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय भौतिक नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है इस प्रणाली को एकीकृत करेगा, इंटीग्रेट करेगा, जिससे भारत की समय मापन को वैश्विक स्तर पर सटीकता आएगी। ठीक है, तो ये कुछ संभावित लाभ है इस परियोजना के। आगे हम बात कर ले, अगली खबर क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और विरासत पर विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन। ठीक है, और ये खबर कहां से ली गई है मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं वेबसाइट से ली गई है। ये खबर है डीडी न्यूज से। ठीक है, डीडी न्यूज से ये खबर ली गई है। क्या खबर है जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और प्रसार भारती अभिलेखागार के सहयोग से 30 जनवरी 2025 को
शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा की यात्रा, देखिए यहां पर ये है शीर्षक, किस शीर्षक पर इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा की यात्रा उनके अपने दस्तावेजों के माध्यम से, ठीक है, इस शीर्षक पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इस विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय राजघाट नई दिल्ली में किया जाएगा। जो यहाँ का प्रदर्शनी हॉल है, इस प्रदर्शनी हॉल में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। देखिए कहां पर आयोजन किया जाएगा, देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और विरासत पर विशेष प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जाएगा, ये नई दिल्ली के जो राजघाट में गांधी संग्रहालय है, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, महात्मा गांधी की जो पोती हैं तारा गांधी भट्टाचार्य, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। और ये किस शीर्षक पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, शीर्षक आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसका शीर्षक है महात्मा की यात्रा। ठीक है, उनके अपना दस्तावेजों के माध्यम से, जो उनके दस्तावेज से उन्हीं के माध्यम से महात्मा की यात्रा को दर्शाने का प्रयास किया गया। विशेष प्रदर्शनी उनके पुण्यतिथि पर आयोजित किया जा रहा है। अगली खबर देखें, महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड 2024-25 देख लेते हैं। महाराजा हरि सिंह नाम सुन के आप समझ गए होंगे, जम्मू कश्मीर के महाराज थे, अंतिम महाराज। बात करें तो जम्मू कश्मीर के सत्या रिजॉर्ट में आयोजित एक भव्य समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां के मनोज सिन्हा, इनको प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलजी जो है जम्मू कश्मीर के एलजी को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड 2024-25 का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बात करें, यह सम्मान जम्मू कश्मीर में सुधारों और योजनाओं के प्रति एलजी मनोज सिन्हा के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। यह है मनोज सिन्हा जी, गाजीपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और इनको जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो पीस एंड हार्मनी अवार्ड यानी कि महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली खबर देखें क्या है, तेलंगाना में एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन, जो एक्सपीरियम पार्क है ना, इसका उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, रेवंत रेड्डी के द्वारा किया गया। यहां आप देख सकते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। इनके बारे में चर्चा कर ले तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हाल ही में 150 एकड़ में फैले एक एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन किया है, जिसमें 2500 से अधिक दुर्लभ पौधों की प्रजातियां शामिल है। जो एक्सपीरियम पार्क है ना, यहां पर 25,000, 2,500 नहीं, 25,000 से ज्यादा दुर्लभ प्रजातियां यहां पर पौधों की शामिल है यहां पर। ठीक है, और यह परियोजना जो है ये 150 करोड़ रुपए की लागत से एक निजी व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया है। जो एक्सपीरियम पार्क है ना, ये 150 करोड़ रुपए की लागत से एक निजी व्यक्ति के द्वारा, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा इसको बनाया गया था। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेवंत रेड्डी के द्वारा किया गया है। और ये एक्सपीरियम पार्क कहां पे, तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, अगली खबर देखें, ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन। अब ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन, जो भी ग्रिडकॉन 2025 से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें हैं, पॉइंट्स हैं, उन पे आइए चर्चा कर लेते हैं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली महारत्न सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कर रहा है। यह एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन है जो 9 मार्च से 11 मार्च तक यशोभूमि द्वारिका दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो ग्रिड कॉइन है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, ग्रिड कॉइन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। कहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसका आयोजन नई दिल्ली के यशोभूमि में किया जा रहा है। कहां पर, यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब किया जाएगा, तो ये 9 मार्च से 11 मार्च तक चलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से टू द पॉइंट है, किसके द्वारा, कहां और कब। ठीक है, बात करें आगे तो इस मेगा इवेंट में 2000 से अधिक सम्मेलन प्रतिनिधि शामिल होंगे, 150 से अधिक प्रदर्शनकारी कंपनियां शामिल होंगी, 150 से अधिक शोध पत्र, पोस्टर, प्रस्तुतियां और दुनिया भर से 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो यहां पर आप जो ग्रिडकॉन है 2025, ग्रिडकॉन 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता दी, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगली खबर देखें क्या है, भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। अब भारत नेपाल मैत्री महोत्सव के संदर्भ में देखा जाए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं, भारत नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने की परंपरा के क्रम में संस्कृति विभाग इस वर्ष भी भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव है इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है।
पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव सांस्कृतिक यात्रा 5 फरवरी से सिद्धार्थनगर से प्रारंभ होकर महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर होते हुए 23 फरवरी को पीलीभीत में समाप्त होगा। अब यहां पर ये देखा जाए तो ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर होते हैं, देखिए यूपी स्पेशल के करंट अफेयर मैं आपको कराता हूं, इसके बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनवरी 2024 से लेके और नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर अपडेट है, पीडीएफ आप जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में आपको संपूर्ण मिल चुका है। दिसंबर के करंट अफेयर पेंडिंग में थे, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। जनवरी का जो करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे महीना खत्म होगा उसके बाद हम लोग फरवरी जैसे स्टार्ट करेंगे, तो फरवरी में जनवरी 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको कवर कर लेंगे, साथ ही साथ दिसंबर 2024 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एक एक वीडियो में दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बात कर ले यहाँ पर भारत नेपाल मैत्री महोत्सव जो है ये कहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। सिद्धार्थनगर से इसका स्टार्टिंग होगा। कब स्टार्ट होगा? ये 5 फरवरी से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखा जाए तो महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी होते हुए 5 फरवरी को पीलीभीत में समाप्त हो जाएगा। अब ये अगर जो आप यूपी का मैप देखेंगे ना, यूपी का मैप जब आप देखते हैं, ठीक, अब यूपी का मैप मैंने आप बता दिया यहां पर। अब यूपी के मैप पे जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, ठीक है, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये जो जिले हैं इन्हीं जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। मैप के माध्यम से मैंने आपको दर्शा भी दिया, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा? सिद्धार्थनगर से ये स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा? पीलीभीत में जाके ये खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं, एक जैसा हो गया, पीलीभीत में जाके खत्म हो जाएगा। महोत्सव में नेपाल और उत्तर प्रदेश के कलाकार संगीत, लोकगीत को नृत्य भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव है, मुख्य परीक्षा में जब भारत नेपाल संबंधों के बारे में कोई प्रश्न आता है तो वहां पर आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी जो देशों के संबंध होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारत नेपाल का सांस्कृतिक संबंध भी है, तो उस सांस्कृतिक संबंध को जब आप दर्शाएं तो इस दर्शाने के क्रम में इस चीज को आप दर्शा सकते हैं और वहां पर एक मैप भी बना सकते हैं कि यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फिर उसके बाद सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ठीक है। आगे बात करें, अगली खबर है दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा दुर्लभ ग्रे हेडेड ईगल। अब जो ग्रे हेडेड ईगल है ये कहां पर दिखा है? दुधवा टाइगर रिजर्व में दिखा है। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइए देख लेते हैं क्या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। दुधवा टाइगर रिजर्व में खास प्रजाति के ईगल देखा गया है। ग्रे हेडेड नाम से इस ईगल को दुधवा की टीम में कैमरे में कैद किया गया है। अब इस प्रजाति के कुनबे, भोजन और श्रृंखला आवास का अध्ययन कर रिपोर्ट बनाई जाएगी। यहां पर खास बात क्या है कि ग्रे हेडेड ईगल को किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम जो है इसका फिश ईगल है। जो ग्रे हेडेड ईगल है यहां पर आप देख सकते हैं ये है ग्रे हेडेड ईगल। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? फिश ईगल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। क्यों जाना जाता है? वजह यह है कि यह पक्षी मछलियों के शिकार का शौकीन है। यह जलाशयों के पास में पाया जाता है। दुधवा में इस बार इसे बांके ताल के पास देखा गया है, ठीक है। तो परीक्षा में आपसे डायरेक्टली यह भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बांके ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। तो जिले का नाम बताएंगे आप। अगर जो टाइगर रिजर्व पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में अवस्थित है बांके ताल, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में अवस्थित है? 4-5 टाइगर रिजर्व का नाम दे देता है, वहां पर आप टिक करके आना कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये कहां पर अवस्थित है, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व में ही बांके ताल अवस्थित है, ठीक। तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली खबर क्या है? बद्री नारायण को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, ठीक है। बद्री नारायण को मिला कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। हिंदी भाषा के विख्यात कवि बद्री नारायण को उनकी कविता के लिए कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन्हें जयपुर साहित्य महोत्सव में 1 फरवरी को दिया जाएगा, ठीक है। यह पुरस्कार कब दिया जाएगा? 1 फरवरी को दिया जाएगा। कहां पर? जयपुर साहित्य महोत्सव में। अगली खबर क्या है इसी में? अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने कमजोरों और पीछे छूट गए समूहों के सपनों को कलमबद्ध किया है, ठीक है। यानी कि देखा जाए जो बद्री नारायण है उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो कमजोर वर्ग है तथा पीछे छूट गए लोग हैं ऐसे समूहों को, उनके सपनों को अपने कलम के माध्यम से कलमबद्ध किया है। इनकी प्रमुख कृतियों को देख ले तो सच सुने कई दिन हुए 1994 में प्रकाशित हुई थी। शब्द दीपयम 2004 में प्रकाशित हुई। खुदाई में हिंसा 2011 में हुआ। तुमड़ी का शब्द 2019 में। जैसे कविता जो कविता संग्रह है
ये बद्रीनारायण की प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख रचनाएं भी बद्रीनारायण के बारे में दी हुई हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कथन कारण में ये चीजें पूछी जा सकती है कि बद्रीनारायण को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया, पहला कथन हो सकता है। दूसरा कथन पूछ ले कि खुदाई में हिंसा वर्ष 2011 में प्रकाशित हुई इनकी प्रमुख कविता थी। ठीक है, कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है? तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। तो यहाँ पर हमने बद्रीनारायण को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार के बारे में चर्चा कर ली। अब आइए इसी स्लाइड पर आधारित जो महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे तो इसको देखते हैं आज का सवाल क्या है। ठीक है, अब आज का सवाल देखें तो पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल देखा जाए तो एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, सॉरी, एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखें, ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? कोल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो ग्रिडकॉन 2025 है ये इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका आयोजन जो होगा वो कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? यशोभूमि, यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कब? मार्च महीने में। ठीक है, मार्च महीने में यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्रिडकॉन 2025। अगली खबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर मैंने इसको हाथ से लिखा है, देखिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या कह रहा है? जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कहां पर प्रदान किया जाएगा? जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान प्रदान किया जाएगा कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है यह पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार बद्रीनारायण को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है? तो यहां पर जो कथन है वो केवल एक सही है। कथन एक तो सही है कि जयपुर साहित्य महोत्सव के दौरान कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाएगा। कब? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहां लिखा है वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार नहीं, कवि है। ठीक है, पत्रकार नहीं है, कवि है, बद्रीनारायण। ठीक है, बद्रीनारायण, इनको प्रदान किया जाएगा। यहां पर जो नाम है, नाम तो शुद्ध दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है, लेकिन यहां पर जो पत्रकार लिख दिया ना, वो पत्रकार गलत हो गया, कवि है ये। तो इस वजह से देखा जाए तो हमारा केवल पहला कथन सही है, केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहां पर हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ग्रे हेडेड ईगल को किस नाम से भी जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्नैक ईगल, फिश ईगल, हार्पी ईगल, या सी ईगल? ठीक है, तो यहां पर जो ग्रे हेडेड ईगल है ये मछली का शौकीन होता है। किसका? मछली का शौकीन। अब मछली का शौकीन है तो इस वजह से फिश ईगल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कहां पर देखा गया ये? दुधवा टाइगर रिजर्व, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वहां पर इसको देखा गया। ठीक है, कहां पर? दुधवा टाइगर रिजर्व में बांका झील है। ठीक है, बांका झील, उसी बांका झील के पास में इसको देखा गया था। तो इस वजह से देखा जाए यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिश ईगल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मनी अवार्ड 2024-25 से जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क द्वारा आयोजित किया गया था। अब यहां पर देखिए लिखा क्या है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला कथन कह रहा है यह पुरस्कार गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के द्वारा आयोजित किया गया था। पुरस्कार समारोह जो था गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के द्वारा आयोजित किया गया था। आपको बताना है केवल कथन एक सही है,
केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है, ना तो कथन 1 सही है ना ही कथन 2 सही है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दिमाग लगा के बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। आधे से ज्यादा लोग इसका आंसर गलत करेंगे, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 29 जनवरी 2025 को यमुनानगर जिले के आदिबद्री में अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। यह महोत्सव 10 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सरस मेला आयोजित किया जाएगा। आप कूट के माध्यम से बताना है कौन सा आंसर सही है। केवल कथन 1 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 5 क्वेश्चन थे, जिनमें से 3 प्रश्न मैंने सॉल्व करवा दिए, 2 प्रश्न आपके लिए हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और इन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर से दिया करिए। जो प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर एमसीक्यू करवाया करिए, तो स्लाइड में तो हम कंटेंट पढ़ लेते हैं, लास्ट में 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और उसी वीडियो पर आधारित होते हैं। इस वजह से इन क्वेश्चनों को जरूर अटेम्प्ट किया करिए। आपका हमेशा क्वेरी रहता था कि सर क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो अगले वीडियो में आप बता दिया करिए। तो देखिए आपसे यही करेंगे कि लगभग 2-3 क्वेश्चन, जैसे 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन मैं यहीं पर सॉल्व करा दिया करूंगा, 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपके लिए होगा। इससे जो इंटरेक्शन है वो लगातार बना रहेगा, आप भी उत्तर देंगे, हम भी उत्तर देंगे। हम तो पढ़ा ही रहे कंटेंट, हमारा काम है आपके सामने अच्छे अच्छे कंटेंट प्रेजेंट करना। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अपने कोई फीडबैक होगा, कोई क्वेरी होगी तो आप लिख सकते हैं। जुड़े रहिए। और इसी के साथ अनाउंसमेंट ये है कि घटना चक्र लेकर आया है आप सभी के लिए नव्य धारा बैच। नव्य धारा बैच आरओ जो री एग्जाम है उसके लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो लेक्चर जो सीरीज है, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पूरा आरओ का सिलेबस है, एक क्रैश कोर्स की तरह पूरा कंप्लीट कवरेज है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। इस सीरीज में आपको मिलेगा संपूर्ण वीडियो कवरेज, टू द पॉइंट नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर पर आधारित आपको क्विज भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको दृष्टि प्लस जी का प्लस करंट क्विज के पीडीएफ आपको दिए जा रहे हैं लेटेस्ट। साथ ही साथ यहां पर चौथे नंबर पर हम बात करें, सबसे खास बात 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रदान किया जाएगा, जो 200 मार्क्स के जैसा नया पैटर्न है, नए पैटर्न पे आपको प्रदान किए जाएंगे। जीएस प्लस हिंदी। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखा जाए जनगणना, यूपी स्पेशल, साथ ही साथ योजना, कृषि और कंप्यूटर के विशेष क्विज यहां पर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ आपको इसी में मिलेगा क्विक रिवीजन सीरीज के वीडियो, क्विक रिवीजन सीरीज वीडियो। इतनी चीजें हम आपको दे रहे हैं और ये पैकेज मात्र कितने में है, मात्र 999 रुपए में है। यहां पर खास बात यह है कि आपके पास अगर आपने पहले कभी घटना चक्र के प्लेटफॉर्म से कोई चीज आपने परचेज की है, आपके पास कूपन कोड है, तो आप उस कूपन कोड का भी यूज कर सकते हैं। और उस कूपन कोड का जब आप यूज करेंगे तो ये दाम आपका घट जाएगा, ये मूल्य आपका घट जाएगा। इतनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर जो देखा जाए तो नाम मात्र का ही शुल्क है। नाम मात्र के शुल्क में आपको बहुत सी चीजें आपको मिल रही हैं। सारी पूरी टीम डेडिकेट होके इस टाइम आरओ नव्य धारा बैच पर ही लगी हुई है। अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आपकी एक संपूर्ण कवरेज के लिए। आप जुड़ सकते हैं हमारे इस बैच से। यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया जाएगा जिससे आप कम्युनिटी में भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ
क्वेरी आपका कोई होगा तो वही कम्युनिटी में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाके कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो कुछ आपका वैसा कोई क्वेरी हो, आप कॉल करना चाहते हैं तो एक नंबर दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप वहां पे जाके आप कॉल कर सकते हैं, आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहां पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।